Hello students, welcome to class 8th. Today we are doing the topic agriculture. We are doing the chapter number 16 of geography. Agriculture. In agriculture we are studying about subsistence farming. We have studied that what is the subsistence farming, but now we are explaining the types of subsistence farming today. That is, there are two types of subsistence farming. Subsistence farming जो है उसके two types हैं. वो two types कौन कौन से हैं वो देखते हैं. फर्स्ट जो टाइप है subsistence farming का, that is intensive subsistence farming, and second जो टाइप है that is called primitive subsistence farming. देखिए अब बताते हैं आपको intensive subsistence farming क्या होता है. इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग का मीन्स होता है व्हेन फार्मिंग इज डन बाय स्मॉल पैच ऑफ लैंड डन ऑन स्मॉल पैच ऑफ लैंड. एक छोटे से पैच ऑफ लैंड पर इसको यूज किया जाता है, इस फार्मिंग को किया जाता है. यानी कि यहाँ पर जो एरिया है वो बहुत बड़ा नहीं होता फार्मिंग करने के लिए, क्योंकि मैंने आपको सब्सिस्टेंस फार्मिंग का ही बताया था पहले कि सब्सिस्टेंस फार्मिंग में जो एरिया है फार्मिंग करने के लिए वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होता है. तो एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड पर सब्सिस्टेंस फार्मिंग की जाती है, और ये जो फार्मिंग की जाती है स्मॉल पैच ऑफ लैंड पर वो की जाती है बाय यूजिंग सिंपल मशीन्स एंड टूल्स. सिंपल मशीन्स एंड टूल्स के द्वारा ये फार्मिंग की जाती है. तो स्मॉल पैच ऑफ लैंड पर सिंपल मशीन्स और टूल्स को यूज करके जो फार्मिंग की जाती है दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. यहाँ पर टूल्स यूज किए जाते हैं कुछ सिंपल, और एक्स्ट्रा लेबर का यूज किया जाता है. एक्स्ट्रा लेबर भी यूज होती है. तो ये क्या होती है हमारी इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. क्लियर हो गया होगा बिल्कुल. ये तो हमारा हो गया इसका फर्स्ट टाइप. नेक्स्ट जो टाइप है इसका वो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. इसमें देखते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है. What is the use of primitive subsistence farming? Primitive subsistence farming का मतलब है when farming is done on the small plot of land. Small plot of land पर फार्मिंग की जाती है, but there is no use of extra labor. यहाँ पर एक्स्ट्रा लेबर का कोई यूज नहीं होता, सिर्फ फैमिली मेंबर्स ही ओनली फैमिली मेंबर्स आर डूइंग दिस फार्मिंग. और ये जो फार्मिंग होती है ये लोग सिर्फ अपने यूज के लिए करते हैं, फॉर दियर ओन यूज. सिर्फ अपने यूज के लिए करते हैं, यानी कि यहाँ पर उनके पास इतनी गुंजाइश नहीं होती कि वो अपने बचे हुए प्रोडक्ट को आगे मार्केट में सेल कर सकें. यानी कोई एडिशनल इनकम जो है वो अपनी, यानी यहाँ पर ये लोग सिर्फ अपनी ही नीड्स को क्या कर पाते हैं, सेटिस्फाई कर पाते हैं, और इससे कोई भी एडिशनल इनकम, यानी कि मान लीजिए वो ऐसा कहें कि आप जो बच रहा है उसको सेल करके कुछ एक्स्ट्रा इनकम अर्न कर लीजिए, ऐसा नहीं होता है. कोई एडिशनल इनकम इनके पास अर्न नहीं होती. सिर्फ जितना भी इनके पास प्रोडक्शन होता है वो सारा का सारा इनके घर में ही यूज हो जाता है. तो ये होता है सब्सिस्टेंस फार्मिंग के टू टाइप्स, इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग एंड प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग. दोनों में बस यही यूज है कि यहाँ पर सिंपल मशीन्स टूल्स यूज किए जाते हैं इंटेंसिव में,
यहाँ पर भी वही सिंपल मशीन टूल्स यूज़ किए जाते हैं, लेकिन इसकी टेक्नोलॉजी जो है वो थोड़ी सी डाउन होती है। इंटेंसिव की जो टेक्नोलॉजी है वो थोड़ी अपग्रेड होती है। यहाँ पर एक्स्ट्रा लेबर की कोई नीड नहीं होती, वहाँ पर एक्स्ट्रा लेबर यूज़ की जाती है। यहाँ पर फैमिली मेम्बर्स ही कर लेते हैं, वहाँ पर अदर मेम्बर्स को थोड़ा लार्ज लेवल होता है। यहाँ पर ये सिर्फ अपने ओन यूज़ के लिए प्रोडक्शन करते हैं, इनको एडिशनल इनकम की कोई नीड नहीं होती। वहाँ पर वो प्रॉफिट के लिए करते हैं प्रोडक्शन, वहाँ पर एडिशनल इनकम मिलती है। तो इस तरीके से ये दोनों के बीच में डिफरेंस भी हो गया। अगर आपको डिफरेंस करवाना चाहें तो आप इस तरीके से करेंगे, आई विल नॉट हेल्प यू इन द डिफरेंस ऑफ इंटेंसिव सबसिस्टेंस एंड primitive subsistence. Okay, now we are doing the topic shifting cultivation. So what is shifting cultivation? You have heard the name of shifting cultivation in class 7th and 6th. देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या होती है, क्लास 9 10th में भी आपको ये पढ़ने के लिए मिलेगी। शिफ्टिंग कल्टीवेशन क्या है, वर्बली एक बार बता देती हूँ आपको। देखिए शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है, एक स्मॉल पैच ऑफ लैंड होती है और उस स्मॉल पैच ऑफ लैंड जो है वहाँ पर क्या होते हैं, बहुत सारे ट्रीज हैं, यानी पूरा फॉरेस्ट होता है। तो उस स्मॉल पैच ऑफ लैंड को पहले क्या किया जाता है, बिल्कुल क्लियर किया जाता है। उस स्मॉल पैच ऑफ लैंड को कैसे क्लियर किया जाता है, फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर क्या कर दिया जाता है, जो भी फॉरेस्ट होता है उस सब पे फायर लगा दी जाती है, आग लगा दी जाती है। और वो जब वो पूरा फॉरेस्ट जलकर ख़त्म हो जाता है तो उसकी जो ऐश होती है उसको सॉइल के साथ मिक्स करके वहाँ पर प्लोइंग करके उसमें सीड्स डाल दिए जाते हैं और सीड्स डाल देते हैं। तो फिर वहाँ पर क्रॉपिंग हो जाती है। उसके बाद कुछ सालों बाद फिर उस पैच ऑफ लैंड को छोड़ दिया जाता है। जब वहाँ पे प्रोडक्शन कम होने लग जाता है फिर वो किसी अदर प्लेस पर जाते हैं। अदर प्लेस पर जाने के बाद वहाँ पर भी वो यही वाला प्रोसेस फॉलो करते हैं। जितने भी थिकली फॉरेस्ट होते हैं उन सभी को बर्न कर दिया जाता है और बर्न करके वहाँ पर वही ऐश को सॉइल के साथ मिक्स करके वहाँ पर सीड ग्रो किए जाते हैं। सीड्स ग्रो करके वहाँ पर फिर से नई क्रॉप की जाती है। फिर उस जगह को छोड़कर वो किसी अदर प्लेस पर चले जाते हैं। तो शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब यही है कि वो शिफ्ट कर करके कल्टीवेशन करते हैं। मीन्स एक ही जगह पर कंटिन्यूसली कल्टीवेशन नहीं करते। 2 और 3 ईयर के बाद वो कहीं और चले जाते हैं, फिर कहीं और, फिर कहीं और। इस तरीके से वो अपनी जो प्लेस है उसको शिफ्ट करते रहते हैं। तो ये है शिफ्टिंग कल्टीवेशन। डेफिनेशन में देखें, शिफ्टिंग कल्टीवेशन में क्या होता है कि स्मॉल पैच ऑफ लैंड, स्मॉल पैच ऑफ लैंड होता है जिसमें क्या होते हैं, बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट होते हैं। हैविंग फॉरेस्ट, उसको क्लियर कर दिया जाता है, क्लियर बाय बर्निंग। फिर जो ऐश बनती है उसको मिक्स किया जाता है विथ सॉइल। आफ्टर दैट सीड ग्रो कर दिए जाते हैं। व्हेन सीड्स ग्रो कर दिए जाते हैं तो क्रॉप उग जाती है आफ्टर 2 और 3 ईयर। सेम प्रोसेस अप्लाई की जाती है ऑन दी अदर लैंड। इस तरीके से ये लैंड को चेंज करते रहते हैं, इसीलिए इसका नाम क्या है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। मेनली ये जो थिकली फॉरेस्ट एरिया है, यहाँ पर अमेजन बेसिन, ट्रॉपिकल अफ्रीका, साउथ ईस्ट एशिया और इंडिया में, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में प्रिमिटिव क्रॉप्स जैसे यार्न है, कसावा है, मेज है, यहाँ पर ये वाली जो प्रोसेसिंग है ये की जाती है। पोटैटोज भी इसी तरीके से बहुत ज़्यादा ग्रो किए जाते हैं। आपकी जो बुक में है उसमें पिक्चर दे रखी है बहुत सारी, एक काफ़ी बड़ी पिक्चर है स्लैश एंड बर्न की। अच्छा, ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है इसको हम स्लैश एंड बर्न मेथड भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं इसको, स्लैश एंड बर्न मेथड भी इसे हम कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। अब ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है, कल्टीवेशन ऑफ लोकल क्रॉप जो है, कल्टीवेशन जो है लोकल क्रॉप का, वो तो फॉर अ कपल ऑफ ईयर किया जाता है जब सॉइल जो है कम प्रोडक्शन देने लग जाती है, यानी ड्यू टू लीचिंग से पीपल जो है वो फिर अदर पार्ट्स में चले जाते हैं। अब शिफ्टिंग कल्टीवेशन जो है इसके डिफरेंट नाम है,
डिफरेंट डिफरेंट प्लेस पर। देखिए क्या क्या नेम है इसके अलग अलग प्लेसेस पर। जैसे एक तो मैंने अभी मेथड बताया आपको कि इसे इसमें स्लैश एंड बर्न मेथड कहते हैं, जबकि इसके अलग अलग और भी नेम्स हैं। देखिए इन आसाम या नॉर्थ ईस्ट इंडिया में, आसाम में इसका नेम है झूम कल्टीवेशन या झूमिंग कल्टीवेशन। मैक्सिको में इसे कहा जाता है मिल्पा। ब्राजील में इसका नेम है रोका। ऐसे बहुत सारे इसके नेम हैं। ब्राजील में नेम है रोका, मलेशिया में इसका नेम है लदांग, इस तरीके से काफी सारे जो नेम्स हैं इसके वो गिवन हैं। अलग अलग जगहों पर इसे अलग अलग नेम से जाना जाता है, जबकि मेथड जो है वो सारा का सारा इसका यही है। तो ये हो गया हमारा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। शिफ्टिंग कल्टीवेशन के बाद आता है हमारा नॉमेडिक हर्डिंग। नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा दैट इज नॉमेडिक हर्डिंग। नॉमेडिक हर्डिंग क्या होता है? देखिए हम बात करते हैं नॉमेड्स की। नॉमेड्स क्या होते हैं? वही लाइक प्रिमिटिव मैन, जैसे वो एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते हैं ना, वही घुमक्कड़ जाति जो है उन्हें हम क्या कहते हैं? नॉमेडिक हर्डिंग। अब हर्डिंग का मतलब जो है जिनके पास क्या होते हैं? काउ, शीप, गोट, कैमल, ये सभी मतलब इनके पास बहुत सारे ऐसे कैटल्स होते हैं। और ये जो नॉमेड्स होते हैं, नॉमेड्स का मतलब घुमाने वाले जो होते हैं, इनको ये सभी क्या करते हैं? इनको एक जगह से दूसरे जगह पर घुमाते रहते हैं। क्यों घुमाते हैं? इन सर्च ऑफ पास्चर्स। इन सर्च ऑफ पास्चर्स यानी जहां पर भी इनको पास्चर्स मीन्स ग्रेजिंग लैंड, जहां पर भी इनको ग्रेज कराने के लिए यानी कैटल्स के ग्रेजिंग के लिए, तो देखिए उनको भी फूड चाहिए। तो उनका फूड क्या है? वही ग्रीन ग्रास। तो जहां पर भी उन्हें ग्रीन ग्रास के पैचेस ऑफ लैंड मिल जाते हैं वहां पर वो रुक जाते हैं। फिर जब वहां पर पैचेस ऑफ लैंड में ग्रीन ग्रास खत्म हो जाती है तो ये अदर प्लेसेस पर चले जाते हैं। इस तरीके से इन सर्च ऑफ फूड ऑफ द कैटल ये एक जगह से दूसरे जगह पर घूमते रहते हैं। हर्डिंग जो है वो ज़्यादातर सेमी एरिड एरिया में की जाती है, क्योंकि वहाँ पर कई जगह जो ज़मीनें हैं वो बहुत ज़्यादा एरिड यानी ड्राई होती हैं। तो ड्राई लैंड जब हो जाएगी तो इन्हें सर्च करनी पड़ती है कैसी लैंड? वेट लैंड, यानी जहाँ पर इन्हें क्या मिल जाए? ग्रीन ग्रास अवेलेबल हो जाए। तो ये है सेंट्रल एशिया में, राजस्थान में, जम्मू कश्मीर में काफ़ी ज़्यादा जो नॉमेड्स हैं वो मिलते हैं। नॉमेडिक हर्डिंग जो है बहुत इम्पॉर्टेंट हमारा एक प्रोसीजर है, क्योंकि इनके पास कैटल्स होते हैं और कैटल हमारी कह सकते हैं एक डेली रूटीन का एक पार्ट है। जैसे मिल्क मिलना, मिल्क हमें मिलता है इनसे, हमें मिल्क के अलावा इनसे वूल मिलती है, मीट मिलता है, एग्स मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें अवेलेबल होती हैं किनसे? कैटल से। नेक्स्ट हम बात करें नॉमेडिक हर्डिंग, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, सबसिस्टेंस फार्मिंग। 3 टॉपिक्स वी हैव डन टुडे। नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज कॉल्ड इंटेंसिव फार्मिंग। व्हाट इज कॉल्ड इंटेंसिव फार्मिंग? देखिए फार्मर जब है मैक्सिमम पॉसिबल आउटपुट, जब फार्मर क्या चाहे कि मेरे पास कैसा आउटपुट आना चाहिए, मैक्सिमम से मैक्सिमम उसके पास आउटपुट आए, जिससे वो क्या कर सके? ज़्यादा से ज़्यादा वो प्रॉफिट अर्न कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर सके। अब वो मैक्सिमम आउटपुट होगा तभी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट अर्न करेगा।
और प्रॉफिट कब होगा? जब उसके पास एक्स्ट्रा प्रोडक्शन होगा, यानी अपना यूज करने के बाद जो उसके पास प्रोडक्शन बचेगा वो एक्स्ट्रा प्रोडक्शन बचेगा। तो इसमें वो क्या करता है? ज़्यादा से ज़्यादा ह्यूमन लेबर का यूज़ करता है। जितनी ज़्यादा ह्यूमन लेबर यूज़ होगी उतना ही ज़्यादा क्या होगा? प्रोडक्शन होगा। मोर ह्यूमन लेबर, मोर टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी का यूज़ बहुत ज़्यादा करेगा। अब टेक्नोलॉजी का यूज़ अच्छा होगा, अगर टेक्नोलॉजी कैसी होगी? इम्प्रूव्ड होगी, मॉडर्न होगी, तो ऑब्वियसली हमारा जो प्रोडक्शन है वो भी कैसा होगा? ज़्यादा होगा। प्रोडक्शन हमारा कैसा होगा? ज़्यादा होगा। प्रोडक्शन अगर हमारा ज़्यादा हुआ तो ऑब्वियसली हमें प्रॉफिट भी ज़्यादा ही होगा। और जब आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा तो आप पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में, जैसे कि कई बार होता है पॉपुलेटेड कंट्रीज़, जैसे कि हमारा मॉनसून बेस्ड है, तो मॉनसून में क्या होता है कि हमें इरिगेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ता है, क्योंकि मॉनसून जो है वो कैसा होता है? बिल्कुल अनडिसाइडेड होता है। आया तो आया, नहीं तो कोई ज़रूरी भी नहीं है कि इस बार मॉनसून आए या नहीं आए। जैसे इस बार ही देख लीजिए, जो इस बार रेन की जो हमें होप थी वो बिल्कुल भी नहीं हुई है, तो सारी जो फसलें हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई हैं, और जो फसलें हैं वो बिल्कुल ख़राब हो गई हैं बारिश ना आने की वजह से। तो जहाँ पर भी इरिगेशन का सिस्टम स्ट्रॉन्ग है वहाँ पर तो फसलें काफ़ी अच्छी हैं, लेकिन जो मानसून पे बेस्ड हैं, मानसून पे बेस होने का मतलब जो बारिश के ऊपर निर्भर हैं, जो कि बारिश होगी तो हमारी फसलों में पानी लग जाएगा और हमारी फसलें यानी हमारा जो प्रोडक्शन है वो अच्छा हो जाएगा। और अगर बारिश नहीं हुई यानी कि टेक्नोलॉजी इम्प्रूव नहीं है, हम अभी भी ट्रेडिशनल मेथड्स के ऊपर डिपेंड कर रहे हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड के ऊपर डिपेंड करेंगे तो हम ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कुछ इम्प्रूव्ड जो टेक्नोलॉजी है उसको हमें यूज़ करना है, जैसे वीट है, राइस है, क्रॉप है, इन सभी को यूज़ करते करते हमें क्या करना चाहिए? थोड़े थोड़े से मॉडर्न जो टेक्नोलॉजी है हमें उनका यूज़ करना चाहिए। तो इसके बाद हमारा ये जो टॉपिक है ये कंप्लीट हो गया है। और ये जो मैक्सिमम जो हमारी इंटेंसिव फार्मिंग है, इंटेंसिव फार्मिंग जो है हमारी वो मेनली होती है इंडियन सबकॉन्टिनेंट में, चाइना, जापान एंड कोरिया में। आपको इंटेंसिव फार्मिंग में दिख भी रहा होगा बहुत ज़्यादा ह्यूमन लेबर यूज़ कर रही है। इसमें आपको दिख रहा होगा कि आपके पास एक पिक्चर दी हुई है जिसमें काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन लेबर लगी हुई है। और ये जो इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग है या इंटेंसिव फार्मिंग है, इसमें जो प्रोड्यूसर है वो ऐसी ही फसलों को प्रोड्यूस करता है, ऐसी ही क्रॉप्स को प्रोड्यूस करता है जिससे उसे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट मिले। और उसे ज़्यादा प्रॉफिट मिलेगा तभी तो उसके जो इनकम है वो इंक्रीज होगी, तो यहाँ से उसे क्या मिलेगी? फिर एडिशनल इनकम भी अवेलेबल होगी। एडिशनल इनकम अवेलेबल हो जाएगी। एडिशनल इनकम अवेलेबल होगी तो इजीली वो अर्न कर पाएगा ज़्यादा से ज़्यादा। तो ये हमारा टॉपिक। एंड नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एक्सटेंसिव फार्मिंग। क्या होती है एक्सटेंसिव फार्मिंग? वी विल स्टडी अबाउट दिस ऑन टुमारो। थैंक यू। कल हम पढ़ेंगे एक्सटेंसिव फार्मिंग। तो यहाँ तक आप चैप्टर को लाइन टू लाइन आप रीडिंग करेंगे। कोई भी प्रॉब्लम है देन यू कैन आस्क मी ऑन माई पर्सनल व्हाट्सएप नंबर। थैंक यू। हैव अ नाइस डे। Oh,